द एडवेंचर ऑफ द साइन ऑफ फोर में काम करके लौट रहे हैं। देखने में गंदे हैं, पर मेरे ख्याल से हर एक में कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई है। उनको देखकर ऐसा नहीं लगेगा, आदमी भी अजीब होता है। कोई कहता है कि वो पशु में छुपी हुई आत्मा होती है, मैंने जवाब दिया। विनवुड रीड इस विषय पर बहुत अच्छा है, होम्स ने कहा। वो टिप्पणी करता है कि हालांकि हर एक आदमी अपने में अनबूझ पहेली है, औसत में देखा जाए तो वो गणित की तरह सुलझा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए, तुम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई एक व्यक्ति क्या करेगा। आदमी अलग अलग हो सकते हैं, पर परसेंटेज वही रहता है। गणितज्ञ यही कहता है। पर क्या मुझे रुमाल दिखाई पड़ रहा है? वहाँ पर वो सफ़ेद रुमाल ही लहरा रहा है। हाँ, ये तुम्हारा वाला ही लड़का है, मैं चिल्लाया। मैं उसे साफ देख सकता हूँ। और वो रही औरोरा, होम्स ने कहा, और शैतान की तरह जा रही है। इंजीनियर, पूरी गति से नाव चलाओ। पीली बत्ती वाली उस नाव के पीछे लगो। भगवान की कसम, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर वो हमसे आगे निकल गई। वो अनदेखी सी यार्ड के प्रवेश से निकलकर दो छोटी नावों के पीछे से होती हुई थोड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जब हमने उसे देखा, अब वो पानी में तेज़ी से जा रही थी, किनारे की तरफ, बहुत तेज़ रफ्तार से। जोन्स ने गंभीरता से उसे देखा और सिर हिलाया। ये बहुत तेज़ है, वो बोला। मुझे शक है कि हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। हमें उसे पकड़ना ही होगा, दांत भींचते हुए होम्स ने कहा। उसको पूरी तरह ईंधन से भर लो, पूरी कोशिश करो, चाहे हमें नाव जलानी ही क्यों ना पड़ जाए, हमें उनको पकड़ना ही है। हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए थे। भट्टियां आग उगल रही थीं और ताकतवर इंजन घरघराता जा रहा था, मानो बड़ा सा धातु का दिल हो। उसका पैना संकरा अगला भाग नदी के शांत जल को काट रहा था, और हमारे दाएं और बाएं पर दो बड़ी लहरें बन रही थीं। इंजन की घरघराहट से हम पूरी तरह हिल रहे थे। नाव पर लटकी बड़ी सी पीली लैंटर्न हमारे सामने एक लंबी कंपकपाती रोशनी की लकीर डाल रही थी। ठीक सामने एक गहरी आकृति से पता चल रहा था कि औरोरा कहाँ पर है, और उसके पीछे उठ रहे पानी के झागों से पता चल रहा था कि वो कितनी रफ्तार में है। हम कई तरह के नावों को पछाड़ते हुए जा रहे थे, कभी एक के पीछे, कभी दूसरे के आगे। अंधेरे में आवाज़ें हमें रोक रही थीं, पर औरोरा आगे गरजती गई और हम उसके काफ़ी पास पहुंचकर उसका पीछा करने लगे। और तेज़, और तेज़, इंजन रूम में झांकते हुए होम्स चिल्लाया, जबकि नीचे से आती तेज़ लपट की रोशनी उसके उत्तेजित चेहरे पर पड़ रही थी। जितनी भाप बना सकते हो बनाओ। मेरे ख्याल से हमारी रफ्तार बढ़ी है, जोन्स ने औरोरा पर नज़र टिकाए हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा। कुछ ही मिनटों में हम उसके पास पहुंच जाएंगे। पर इसी वक्त हमारे और औरोरा के बीच सामान ढोने वाली 3 नावों का बेड़ा आ गया। हमने बड़ी कोशिश की, इसलिए टक्कर नहीं हुई, और उससे पहले कि हम घूम कर आगे जाते, औरोरा ने अच्छी खासी करीब 200 मीटर की दूरी बना ली। फिर भी वो साफ दिखाई दे रही थी, और शाम का धुंधलका अब तारों वाली रात बन चुका था। हमारी भट्टियां जोरों से जल रही थीं, और हमारी नाजुक नाव इतनी ऊर्जा और गर्मी से चरमरा रही थी। हम पुल से ऊपर गुजर चुके थे और वेस्ट इंडिया डॉक से होते हुए लंबी डेफ्टफोर्ड रीच और ऑयल ऑफ डॉक से गुजरे। हमारे सामने जो अब तक काला धब्बा दिखाई पड़ रहा था, अब साफ तौर पर औरोरा की आकृति ले चुका था। जोन्स ने हमारी सर्च लाइट उसकी तरफ की, जिससे हम उस पर सवार लोगों को देख सकें। एक आदमी पिछले हिस्से पर बैठा हुआ था, अपने पुराने घुटनों के बीच किसी काली चीज़ को दबाए। जिस पर वो झुका हुआ था, उसके पास एक ढेर सा था, जो शायद एक न्यू फाउंडलैंड कुत्ता था। लड़के ने नाव घुमाने के साधन को पकड़ रखा था, और भट्टी की लाल दहक की रोशनी में मुझे स्मिथ नजर आया। वो शरीर के ऊपरी हिस्से से निर्वस्त्र था और जल्दी जल्दी भट्टी में कोयला झोंक रहा था। पहले उनको शक रहा होगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, पर अब जब हम हर मोड़ और नुक्कड़ पर उनका पीछा कर रहे थे, तो शक का कोई सवाल ही नहीं रह गया था। ग्रीनविच में हम उनसे 300 कदम के पीछे पे थे, ब्लैक वॉल पर 250 से ज़्यादा नहीं। अपने करियर में से मैंने कई तरह के प्राणी देखे हैं, पर कभी भी मुझे इतना बेकाबू रोमांच नहीं आया जितना थेम्स में इस तरह उन लोगों का पीछा करते आ रहा था।
धीरे धीरे हम उन तक पहुंच गए। रात के सन्नाटे में हमें उनकी मशीन की घरघराहट सुनाई पड़ रही थी। पीछे बैठा आदमी अब भी डेक पर बैठा था और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे मानो बहुत बिजी हो, और बीच बीच में वो ऊपर देख लेता मानो हमारे बीच की दूरी नाप रहा हो। हम पास आते गए और भी पास। जोन्स ने चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। हम उनके पीछे 4 नावों की दूरी से ज़्यादा नहीं थे और दोनों नावें तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं। नदी की वो जगह थी जहाँ एक ओर बार्किंग लेवल था और दूसरी ओर प्लम शेड मार्शेस की उदासी। हमारे पुकारने पर पीछे बैठा आदमी डेक से कूदा और उसने अपनी 2 मुट्ठियाँ हमें दिखाईं और तेज़ तीखी आवाज़ में हमें गालियाँ बकने लगा। वो ठीक ठाक डील डॉल वाला ताकतवर आदमी था और वो अपने पैर फैलाकर अपने को संतुलित कर रहा था। मैंने देखा कि जांघ के नीचे से दाईं तरफ उसका पैर नहीं, लकड़ी का ठूंठ है। उसकी गुस्से भरी गालियों की आवाज़ पर डेक पर सिमटकर बैठी गठरी में हलचल हुई। वो एक छोटे से काले आदमी में बदल गई, इतना छोटा जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सिर बहुत बड़ा और बेडौल था और उस पर बुरी तरह उलझे बेतरतीब बालों का गुच्छा। होम्स ने पहले ही रिवॉल्वर निकाल ली थी और इस जंगली विद्रूप प्राणी को देखकर मैंने भी। वो एक तरह के गहरे रंग के कंबल में लिपटा था जिससे सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था, पर वो चेहरा किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता था। कभी भी मैंने किसी चेहरे पर इतनी पाशविकता और क्रूरता नहीं देखी। उसकी छोटी आंखें खूंखार रोशनी सी जल रही थीं और उसके मोटे होंठ दांतों के पीछे मुड़े हुए थे जो हमें देखकर वहशीपन से किटकिटा रहे थे। हाथ उठाए तो फायर कर देना, होम्स ने धीरे से कहा। अच्छा हुआ जो हमने उसे इतने करीब से देखा। हमारे देखते देखते उसने अपने कंबल के नीचे से लकड़ी का एक छोटा सा गोल सा टुकड़ा निकाला जो देखने में स्कूली रूलर की तरह था और अपने होठों से चिपका लिया। हमारी पिस्तौल एक साथ गूंजी। वो तेजी से घूमा, हाथ उठाए और दम घोट खांसी के साथ नदी में कूदा। मैंने उसकी जहरीली आंखों की झलक देखी। सफ़ेद पानी के बीचों बीच उसी पर लकड़ी के पैर वाले आदमी ने पतवार संभाली जिससे नाव सीधे दक्षिणी कोने की तरफ चल पड़ी, जबकि हम उससे कुछ ही दूरी पर थे। हम पल भर में ही उस तक पहुंच गए, पर वो अब तक किनारे जा लगी थी। वो सुनसान और जंगली इलाका था जहां दूर तक फैले दलदल पर चांद चमक रहा था। बीच बीच में स्थिर पानी के गड्ढे थे और सड़ती हरियाली। एक हल्की थपाक से लॉन्च मिट्टी के किनारे जा लगी। उसका आगे का हिस्सा हवा में उछल गया और पीछे पानी से भर गया। भगोड़ा कूदा, पर उसका लकड़ी का ठूंठ तुरंत ही पूरी तरह दलदल में फंस गया। उसने छूटने की बड़ी कोशिश की, पर बेकार रहा। वो आगे या पीछे एक भी कदम नहीं ले पा रहा था। वो गुस्से में चिल्लाया और दूसरी टांग से मिट्टी में लात मारने लगा, पर उसकी कोशिशों से उसकी लकड़ी की टांग दलदल में और गहरी धंसती चली गई। हमारी लॉन्च जब वहां पहुंची, वो इतनी मजबूती से दलदल में फंसा हुआ था कि उसके कंधों के ऊपर रस्सी फेंक कर ही हम मछली की तरह उसे अपनी तरफ खींच पाए। दोनों स्मिथ बाप और बेटा चुपचाप अपने लॉन्च में बैठे थे, पर हमारे बुलाने पर चुपचाप हमारी लॉन्च में आ गए और रेरा को खींचकर हमने अपनी लॉन्च से बांध लिया। डेक पर भारतीय कारीगर का ठोस संदूक रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि यह वही संदूक था जिसमें शर्टों का खजाना था। उसमें कोई चाबी नहीं थी, पर वो खासा भारी था, इसलिए हमने उसे उठाकर अपने छोटे से केबिन में रख लिया। वापस जाते हुए हमने अपनी सर्चलाइट हर दिशा में फेंकी, पर द्वीप निवासी का कोई निशान नहीं मिला। थेम्स के तल की गहराइयों में कहीं तट के उस अजीब मेहमान की हड्डियां पड़ी होंगी। इधर देखो, होम्स ने लकड़ी की नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम अपनी पिस्तौल ज़्यादा फुर्ती से नहीं निकाल पाए थे। वहाँ पर निसंदेह जहाँ हम खड़े थे, ठीक उसके पीछे जहर बुझा हत्यारा तीर चिपका हुआ था, जिसके बारे में हमें इतनी अच्छी तरह से मालूम था उस पल हमारे बीच से गुजरा होगा जब हमने फायर किया। होम्स उसे देखकर मुस्कुराया और अपने सरल ढंग से कंधे उचकाए, पर मुझे कबूलना होगा कि उस रात जो भयानक मौत हमारे इतने करीब से गुजरी थी, उसे देखकर मुझे चक्कर आ गया। हमारा कैदी उस संदूक के सामने केबिन में बैठा था जिसको पाने के लिए उसने इतना किया था और इतनी देर इंतज़ार किया था।
वो धूप में उलझा हुआ बेफिक्र आंखों वाला शख्स था और उसके काट के से चेहरे पर लकीरों और झुर्रियों का जाल फैला हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि वो खुले आसमान के नीचे कठिन जिंदगी जी रहा है। उसकी दाढ़ी वाली ठोड़ी में कुछ ऐसी बात थी जो बता रही थी कि वो आसानी से डिगने वाला नहीं था। उसकी उम्र 50 के करीब रही होगी, क्योंकि उसके काले घुंघराले बाल कई जगहों पर सफ़ेद थे। आराम करते वक्त उसका चेहरा बुरा नहीं था, हालांकि मैंने हाल में देखा था। उसकी घनी भौहें और अड़ियल ठोड़ी से उसके चेहरे का भाव बड़ा भयानक हो जाता था। अब वो बैठा था, अपने हथकड़ियों में जकड़े हाथों को गोद में रखे, और उसका सिर छाती पर टिका था। वो अपनी तेज चमकती आंखों से संदूक की तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। मुझे लगा कि उसके शांत चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा दुख झलक रहा है। एक बार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त शायद हंसी की झलक थी। हाँ जोनाथन स्मॉल, होम्स ने सिगार सुलगाते हुए कहा, मुझे खेद है कि ऐसा हुआ। मुझे भी सर, उसने साफ तौर पर कहा। मैं नहीं समझता कि अब मैं बच सकता हूँ, पर मैं सच कहता हूँ कि मैंने मिस्टर शॉल्टो पर कभी हाथ नहीं उठाया। वो तो जंगली कुत्ता टोंगा था जिसने अपना तीर उसके अंदर छोड़ा था। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझे उतना दुख हुआ था जितना किसी सगे संबंधी के लिए होता है। मैंने रस्सी के छोर से उस शैतान को पीटा भी, पर नुकसान हो चुका था और मैं उसको ठीक नहीं कर सकता था। एक सिगार लो, होम्स ने कहा, और मेरे फ्लास्क से थोड़ा पी लो, क्योंकि तुम बहुत गीले हो। तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते थे कि उस जैसा छोटा आदमी मिस्टर शल्टो पर हावी रह सकेगा जब तुम रस्सी पर चढ़ रहे थे? आपको इस बारे में लगभग उतना मालूम है मानो आप वहीं थे। सर, सच तो ये है कि मैंने सोचा था कि मुझे कमरा खाली मिलेगा। मुझे इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह मालूम थे, और ये वो वक्त था जब मिस्टर शॉल्टो अक्सर खाना खाने के लिए नीचे जाते थे। मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं सिर्फ सीधी सच्ची बात बताकर अपनी पैरवी करूंगा। अगर ये बूढ़ा मेजर होता तो मैं हल्के दिल से उसका काम तमाम करता। उसको छुरा घोंपने से पहले मैं उतना नहीं सोचता जितना इस सिगार को पीने में सोच रहा हूँ। पर मैं इस जवान शर्टों से उलझ गया जिसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम इस वक्त स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर एथेनली जोन्स के कब्जे में हो। वो तुम्हें सारे कमरे में लाएगा और मैं इस मामले का सच ब्यौरा तुमसे लूँगा। तुम सारी बात सच सच बताओगे, क्योंकि ऐसा करोगे तो मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। मैं सोचता हूँ कि मैं साबित कर सकता हूँ कि जहर इतनी जल्दी काम करता है कि तुम्हारे कमरे में पहुँचने के पहले ही वो आदमी मर चुका था। वो तो था ही सर। मुझे ज़िंदगी में इतना धक्का कभी नहीं लगा जितना उसको कंधे पर सिर टिकाकर मेरी तरफ हंसते हुए देखने पर लगा था। मैं अच्छा खासा कांप उठा था सर। टोंगा अगर भाग नहीं गया होता तो मैं शायद उसे अधमरा कर देता। उसी ने मुझे बताया कि उसका मुखदर और तीर इसीलिए वहीं छूट गए, और मुझे अंदाज है कि उन्हीं चीज़ों के सहारे आप लोग यहाँ तक आए हैं। पर ये सब कैसे कर पाए ये मेरी समझ के बाहर है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर यह अजीब बात लगती है। एक कड़वी मुस्कान के साथ वो बोला, मुझे $500,000 की दौलत मिलनी चाहिए। अपनी आधी ज़िंदगी अंडमान से निकलने की कोशिश करके बितानी पड़ी, और बाकी ज़िंदगी डार्ट मोर में नाले खोदते हुए। वो मेरे लिए काला दिन था जब मेरी नज़र व्यापारी अचमेत पर पड़ी और मेरा वास्ता आगरा के ख़जाने से पड़ा, जो हर उस शख्स के लिए तबाही लाया जिसने उसे हासिल किया। उसके लिए हत्या लाया, मेजर शर्टों के लिए डर और जुर्म की भावना, और मेरे लिए सारी उम्र गुलामी। इस वक्त एथेनली जोन्स ने अपना चेहरा और कंधा उस छोटे से केबिन में अड़ाया। पूरे परिवार की पार्टी नजर आ रही है, उसने कमेंट किया। मुझे भी उस फ्लास्क का मज़ा लेने दो होम्स। मैं समझता हूँ हमें एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। अफसोस है कि हम दूसरे को जिंदा नहीं पकड़ पाए, पर हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया था। मैं कहता हूँ होम्स, तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया। लॉन्च को पकड़ने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत भला तो सब भला, होम्स ने कहा।
मैं ये नहीं जानता था कि ओरेरा की रफ्तार इतनी तेज़ है। स्मिथ ने बताया कि पूरी नदी में ये सबसे तेज़ लॉन्च है और अगर इंजनों पर मदद देने के लिए उसके साथ कोई होता तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते। ये भी कहा कि उसे इस नारवुड मामले के बारे में कुछ नहीं मालूम। न वो जानता था, हमारा कैदी बोला। एक शब्द भी नहीं। मैंने उसकी लॉन्च इसलिए चुनी क्योंकि मैंने सुना था कि वो उड़न परी है। हमने उसे कुछ नहीं बताया, पर हमने उसे अच्छी रकम दी और अगर हम अपनी नाव से एस्मेरिल्डा तक पहुंच जाते तो ग्रेवसेंड पर ब्राज़ील जाने के लिए जहाज़ तैयार था, तो बहुत पैसा मिलता। खैर, अगर इसने कोई गलती नहीं की है तो हम देखेंगे कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम अपराधी को पकड़ने में जल्दी करते हैं, पर उसे सज़ा देने में नहीं। ये देखकर हंसी आ रही थी कि जोन्स बड़ा बन रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद शर्लक होम्स के चेहरे पर तैरती धीमी मुस्कान से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जोन्स की बात उसने भी सुनी है। कुछ ही देर में हम बॉक्स हॉल ब्रिज पहुंच जाएंगे, जोन्स ने कहा, और ख़जाने के साथ डॉक्टर वॉटसन तुमको उतार देंगे। मुझे ये कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं एक गंभीर जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं किया जाता, पर समझौता समझौता ही होता है। पर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे साथ एक इंस्पेक्टर भेजूं, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तुम ड्राइव तो कर लोगे? हाँ, मैं ड्राइव कर लूँगा। अफसोस की बात है कि हमारे पास इस संदूक की चाबी नहीं है जिससे हम इसके अंदर के माल की लिस्ट बना लेते। तुमको ये तोड़कर खोलना पड़ेगा। इसकी चाबी कहाँ है मेरे कैदी? नदी की गहराई में, कुछ देर बाद उसने कहा। हमें बेकार की जानकारी देने का कोई फायदा नहीं। तुमने हमें बहुत देर से परेशान कर रखा है। फिर भी डॉक्टर, मुझे तुमको चौकन्ने रहने की सलाह देने की ज़रूरत नहीं। ये संदूक अपने साथ बेकर स्ट्रीट ले आना, तुम हमें वहीं पाओगे। लोहे के उस भारी संदूक के साथ उन्होंने मुझे वॉक्स हॉल पर उतार दिया और एक खुश मिजाज इंस्पेक्टर को भी मेरे साथ कर दिया। 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम मिसेज सीसिल फॉरेस्टर के यहाँ पहुँचे। इतनी देर शाम को आने वाले मेहमानों को देखकर नौकर ताज्जुब में था। मिसेस सीसिल फॉरेस्टर बाहर गई हुई थीं और बहुत देर से लौटेंगी, उसने बताया। पर मिस मार्स्टन ड्राइंग रूम में थीं, इसलिए मैं ड्राइंग रूम में चला गया। हाथ में संदूक लिए इंस्पेक्टर को मैं कैब में ही छोड़ आया था। वो खुली खिड़की के पास बैठी थीं, सफ़ेद पोशाक में जिसकी गर्दन और कमर पर लाल रंग का पट्टा था। वो बेंत की कुर्सी पर आराम से बैठी थीं और एक लैंप की मंद रोशनी उनके सुंदर गंभीर चेहरे पर खिल रही थी और उसके घने बालों की लटों पर चमक रही थी। एक सफ़ेद हाथ कुर्सी के किनारे लटक रहा था और उसकी पूरी मुद्रा बता रही थी कि वो एक गमगीन सोच में डूबी हैं। मेरे कदमों की आहट से वो उठ खड़ी हुई और उसके पीले गालों पर हैरानी और खुशी की लाली चमक उठी। मैंने कैब को आते सुना था, वो बोली। मैंने सोचा कि मिसेस फॉरेस्टर बड़ी जल्दी वापस आ गई हैं, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम हो सकते हो। तुम हमारे लिए क्या खबर लाए हो? मैं तुम्हारे लिए खबर से भी अच्छी चीज़ लाया हूँ। मेज़ पर संदूक रख कर मजाकिया लहजे में मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल भारी हो रहा था। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खबरों से अच्छी चीज़ लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए दौलत लाया हूँ। उसने लोहे के संदूक पर नज़र डाली। तो यही वो खजाना है? शांत भाव से उसने पूछा। हाँ, यही आगरा की महान दौलत है। आधी तुम्हारी है और आधी थेडियस शर्टों की है। तुम में से हर एक को 2-2 लाख मिलेंगे। सोचो, इंग्लैंड में बहुत कम ही महिलाएं ही तुमसे अमीर होंगी। इतनी खुशी की बात है ना? मुझे लगता है कि मैं अपनी खुशी जाहिर करने में ज़्यादा ही नाटकीय हो रहा था और उसने मेरी बधाइयों में छुपी उदासी भांप ली, क्योंकि मैंने उसकी भौहें चढ़ती देखी और उसने मेरी तरफ कौतूहल से देखा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो तुम्हारी वजह से है। नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं, पर मेरे दोस्त शर्लक होम्स को। चाहे मैं कितना भी चाहता, मैं कभी भी उस सुराग का पीछा नहीं कर सकता था जिसने उसकी भी बुद्धि पर वजन डाल दिया था। वैसे भी आखिरी पल में तो हम लगभग इससे हाथ धो ही बैठे थे। प्लीज़ बैठ जाओ और मुझे इसके बारे में सारी बातें बताओ डॉक्टर वॉटसन, वो बोली। मैंने शॉर्ट में उसे बताया कि उससे मेरी आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ। होम्स को खोजने का नया तरीका, ओरेरा के बारे में पता चलना,
एथेनली जोन्स का प्रकट होना, हमारी शाम की रोमांचक यात्रा और थेम्स पर धरपकड़। उसने खुले होठों और चमकती आंखों से मेरी बातें सुनी। जब मैंने उसे तीर के बारे में बताया जिससे हम बाल बाल बचे थे, तो वो सफ़ेद पड़ गई कि मुझे डर लगा कि वो बेहोश ना हो जाए। अरे कुछ नहीं हुआ। मैं उसके लिए जल्दी से पानी उड़ेल रहा था तो उसने कहा, अब मैं फिर से ठीक हूँ। ये सोचकर मुझे धक्का लगा कि मेरी वजह से मेरे दोस्त कितने बड़े खतरे में पड़ गए थे। वो सब खत्म हो गया, मैंने जवाब दिया, और कुछ नहीं था। मैं इस तरह की बातें अब नहीं करूँगा। चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं। ये रहा खजाना। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे छूट दी गई है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं, ये सोचकर कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि सबसे पहले तुम ही ने इसे देखा। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, उसने कहा, पर उसकी आवाज़ में कोई उत्साह नहीं था। ज़रूर उसको लग रहा था कि ऐसे ख़जाने के लिए खुशी ज़ाहिर करना अच्छा नहीं होगा जो इतनी मुश्किल से मिला था। कितना सुंदर बक्सा है, उस पर झुकते हुए उसने कहा। ये शायद भारतीय कारीगरी है। ये बनारस की नक्काशी है। और कितना भारी। उठाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, इस संदूक की ही काफ़ी कीमत होगी। चाबी कहाँ है? स्मॉल ने उसको नदी में फेंक दिया, मैंने जवाब दिया। मुझे मिसेस फॉरेस्टर की चिमटी लेनी होगी। आगे की ओर एक चौड़ी सी कुंडी थी जो बैठे हुए बूढ़े की आकृति में थी। इसके नीचे मैंने चिमटी डालकर लीवर की तरह घुमाया। तेज आवाज के साथ कुंडा खुल गया। कांपती उंगलियों से मैंने ढक्कन उठाया। दोस्तों, कहानी अब भी जारी है। इसका अगला भाग सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करते चलें ताकि आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।